आरसी कपूर सर, शुरुआत आप ही से करते हुए, हमने 2 फेज में सफलता हासिल कर ली है और इसलिए जो थर्ड फेज है इसमें सक्सेस रेट अपने आप में बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूं आप हमें ये समझाइए कि ये जो तीसरा फेज है ये कितना क्रूशियल है और हम कितने करीब हैं सफलता के। क्योंकि चंद्रयान 3 के विषय में बात यह है कि 14 जुलाई से जब से लॉन्च हुआ है तब से हर चरण जो है जी वो अपना महत्व रखता है। यानी कि अर्थबाउंड ऑर्बिट्स में आपने देखा कि कितनी बार इसके ऑर्बिट को बूस्ट किया गया, यानी कि ऑर्बिट को बढ़ाया गया ताकि फाइनली इसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाला जा सके। दूसरी चीज ये है कि फिर जब हम एक 5 अगस्त को चंद्रमा के पास जा पहुंचे तो चंद्रमा के चारों ओर के ऑर्बिट में हमारे को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को इसमें डालना पड़ा। जी उस समय जो कक्षा थी वो काफी बड़ी और दीर्घवृत्ताकार थी और 164 गुणा 18,074 किलोमीटर की। उस कक्षा को फिर जो है वापस हमको छोटा किया। यानी कि आप देखिए कि पृथ्वी से जब हम चले हैं तो कक्षा बढ़ाते गए हैं और चंद्रमा पर जा पहुंचे तो कक्षा घटाते जा रहे हैं। तो अब जो है आखिरी मुकाम जो है वो आज और कल की जो इंटरवीनिंग नाइट है सुबह 2 बजे के आसपास वो एक और जो है ऑर्बिट करेक्शन किया जाना है जिसको कि डीबूस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है ऑर्बिट को और थोड़ा छोटा किया जाना है। जी वर्तमान ऑर्बिट जो है 113 गुणा 157 किलोमीटर का है। इसको जो इच्छित ऑर्बिट है वो हमें 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के आसपास लेके आना है। तो लेकिन ये जो फिगर्स मैं जो आपको बता रहा हूँ इनका क्या मतलब है। ये जो फिगर्स हैं वो एलिप्स के लिए जो है वो कही जा रही है दीर्घवृत्त के लिए, लेकिन इसमें हम चंद्रमा का व्यासार्ध नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि आसान से समझने के लिए कि 30 किलोमीटर का मतलब है कि चंद्रमा की सतह से वो निकटतम दूरी रहेगी जब ये उस दीर्घवृत्त पर घूमेगा, जी और 100 किलोमीटर जो है चंद्रमा की सतह से अधिकतम दूरी है। फिलहाल इस समय वो दूरियां अभी नहीं हैं। तो 20 अगस्त सुबह 2 बजे इसरो ने इशारा किया है कि वो उस समय एक और बर्न जो है रेट्रो बर्न जो है होगा। जी एक्चुअली इस समय जो अपने पथ में जो ये चंद्रयान चल रहा है लैंडर रोवर जो यूनिट है वो जो कि इस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गई है और इनके ऑर्बिट्स लगभग एक समान है लेकिन आपस में इनकी दूरी है। तो ये लेग्स फॉरवर्ड जैसे हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर जो नीचे इंजन है तो वो जब फायर किया जाएगा तो इसकी आगे बढ़ने की गति थोड़ी घटेगी। उस गति के घटने की वजह से जो है ये थोड़ा टेंडेंसी होगी चंद्रमा की तरफ गिरने की। जी उस गिराव में जो है अपनी एक नई कक्षा को हासिल करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें फायरिंग जो है सही समय पे करनी है, सही मिकदार में करनी है, सही क्वांटिटी में और उतने ही क्षण के लिए, ताकि ये इच्छित जो कक्षा है वो एक्वायर कर ले। तो जी उसके बाद जो है अगला जो हमारा चरण है 23 अगस्त का है। तो अब तक जो हर चरण जो है वो अपने आप में महत्ता रखता था और हर चरण अभी तक जो है ठीक से चला है। यानी कि एक किस्म की टेक्स्ट बुक की तरह से जैसे प्रिस्क्राइब था उसी तरीके से हम अभी तक आ गए हैं। तो जी अब जो है मंजिल के सामने ही हम खड़े हैं और फिर उसके बाद जो है द्वार खुलना है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो थर्ड फेज है इसमें जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सेकंड फेज हमने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसमें आगे का जो प्रोसेस होगा मैं आपसे जानूंगी, लेकिन राजीव मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे ये कि साउथ पोल की जब हम बात करते हैं चांद की सतह की तो अभी तक कोई उस पर पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारा ये मिशन चंद्रयान 3 सक्सेस हो जाना? निश्चित रूप से जो साउथ पोल है वहां पे जो एंगल जो ओरिएंटेशन लैंडिंग से पहले चाहिए वो काफी टिपिकल होता है। जी और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि साउथ पोल पर एग्जैक्ट हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे हम करीब 620 किलोमीटर दूर हैं, 70 डिग्री एंगल पर है। वहां पे सूर्य की जो रोशनी है अगर हम एग्जैक्ट साउथ पोल पे जाएं तो नहीं मिलेगी। इसलिए हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, लेकिन वहां पे पहुंचना बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है। जो एल्गोरिदम, जो कैलकुलेशन और जो तैयारियां होती हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, तो भारत ने ये साहस किया है
और जैसा कि आप कह रही थी कि जो चैलेंजेस हर कदम पे हैं। अभी जो मेन जो चैलेंज शुरू होगा जब हम लैंडिंग की शुरुआत करेंगे, 30 किलोमीटर जब ऊंचाई रह जाएगी, उस समय जो यान की रफ्तार होगी वो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 1.68 मीटर प्रति सेकंड। वहां से लगभग हमको, और 30 किलोमीटर सतह से, चंद्रमा से सतह की जो ऊंचाई रहेगी वो लगभग 30 किलोमीटर रहेगी, और जो स्पीड होगा यान का वो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वहां से हमको करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आना है, जो कि एक रफ ब्रेकिंग फेज होगा। जी। और इस फेज में जो रफ्तार है वो सोचिए 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाकर हम 358 या 360 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड में आएंगे। उसके बाद एक और हमारा इम्पोर्टेंट फेज शुरू होगा, एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, जिसके बाद हम 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएंगे, और हम स्पीड भी हमारा 360 से घटकर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड के आसपास आएगा। जो इसके बाद जो चरण शुरू होगा वो होगा 800 मीटर का, 800 मीटर का, जब चांद के सतह से जब यान की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर रह जाएगी, और उस समय जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। जी। 6000 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे 30 किलोमीटर की ऊंचाई, और 800 मीटर तक आते आते हमारा वेग शून्य हो जाएगा। वहां पर लैंडर अपने जो लेजर हैं, लेजर से चंद्रमा की सतह पर लेजर किरणों का प्रहार करेंगे, और उस डिस्टेंस की जांच करेंगे कि कितना डिस्टेंस है, और क्या वहां पे कोई बोल्डर है, कोई चट्टान है, हमको यहाँ लैंड करना है या नहीं। उसके बाद लेकिन निर्णय नहीं करेंगे कि हमको यहीं पे लैंड करना है। उसके बाद 150 मीटर की ऊंचाई तक आएगा लैंडर, वहां पर फैसला करेगा कि हमको यहाँ पे लैंड होना अच्छा, है मतलब या आप नहीं आप होना ये है। आप ये कह रहे हैं, आप ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट ही सक्सेस हो जाए, पहले लैंडर ये देखेगा कि यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है या नहीं, फिर वो लैंड करेगा, नहीं। और अगर उसे लगता है कि नहीं हो सकती तो वो अपनी डायरेक्शन या अपनी जगह बदलेगा। जी, 150 मीटर की ऊंचाई पर आकर के वो अपना डायरेक्शन बदलेगा, ओके। और करीब 100 से 150 मीटर और दूर जाकर लैंड करेगा। हाँ। अगर वहां पे सब कुछ ठीक है, बोल्डर नहीं है, चट्टान नहीं है, लैंडिंग के लिए जगह सही है, तो वहां से 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर 10 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, और उसके बाद वो लैंडिंग करेगा। तो ये जो 3 चरण है, और अगर पहले अटेम्प्ट में लैंडिंग नहीं हुआ तो एक और चरण बढ़ेगा, जो कि टर्मिनेटिंग फेज होगा। कहने का मतलब ये है कि जो चैलेंजेस हैं वो अभी हैं, काफी चैलेंजेस हैं, और जब ये लैंडिंग की शुरुआत होगी तो उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। जो भी करना है लैंडर को अपने ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए करना है। जैसे हम यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट जब अर्थ ऑर्बिट में जाता है तो वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक वैसे ही लैंडर भी चांद की सतह पे स्वतः ऑटोमेटिक अपने इंटेलिजेंस से और अपने सिस्टम से, अपने लेजर किरणों और ऑटोमेटिक सिस्टम से लैंड होगा। ठीक है आरसी कपूर जी, जिस बात का जिक्र राजीव जी कर रहे हैं, ऑर्बिट की बात की, ऑर्बिट तो हमारा पहले से वहाँ है, क्योंकि लास्ट मिशन जो था उसमें ऑर्बिट तो छोड़ दिया गया था, लेकिन जो उसमें लैंडर में जो तकनीकी खराबी आई थी, हम इसे इस तरह से कहेंगे कि असफलता तो नहीं कहेंगे, वो जो तकनीकी खराबी थी वो चैलेंज तो इस वक्त इस बार में हम पार कर चुके हैं, लेकिन वो क्या डिफरेंस है और क्या ये सेकंड फेज थर्ड फेज को आसान बना देता है सक्सेस करने के बाद? मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि लास्ट मिशन के कंपैरिजन में इस मिशन में कितने कम चैलेंज हैं और जो चैलेंज हैं वो कैसे हैं? बात ये है कि लैंडर चंद्रयान 2 के समय आखिरी 2.1 किलोमीटर की जब दूरी रह गई थी तो उस समय उसके साथ संपर्क खत्म हो गया और फिर पता नहीं चला, समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और बाद में यही समझ में आया कि वो गिर के नष्ट हो गया। बात ये थी कि उस समय जो एक बातें जो सामने आई हैं उनमें जो प्रमुखतम है कि जो उसमें लोअर डेक में एक सेंट्रल इंजन था। सेंट्रल इंजन ने फायर किया किसी एक क्षण में, जो उतार के समय कुछ ज़्यादा ही जो है उसने फायर कर दिया। इसकी वजह से जो एल्गोरिदम में जो भी एंट्रीज थी कि अब ट्रेजेक्टरी को ऐसे होना है ऐसे होना है,
उसमें कहीं जो है वो एक मिसमैच हो गया और फिर बात जो है हाथ से निकल उसकी वजह से लैंडर उल्टा हो गया था, ऐसा हुआ था, और इसीलिए ये हुआ कि वहां पर सक्सेस नहीं मिली हमें। हाँ, तो वो जो है फिर उस समय तो हम यही माने कि ये ठीक से जो है चंद्रमा की सतह पर जैसे गिरना था, उतरना था, तो वो बात अचीव नहीं हो पाई है। जी। लेकिन इसके बाद जो है उस हालात का जो है बड़े अच्छे से अध्ययन किया गया है और लैंडर 3 जो है चंद्रयान 3 का जो लैंडर रोवर है, इनको मॉडिफाई किया गया और लैंडर जो है इस पर भारी है, इसकी लेग मैकेनिज्म जो है बहुत स्ट्रांग है और इसमें जो फ्यूल है वो एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया है, ज़्यादा है। और इसके साथ-साथ इसमें वो सारी जो प्रोग्रामिंग है उसको बहुत शुरू से आखिर तक जो है वो टेस्ट किया गया है। अब जैसे चलकेरे में इसका टेस्ट किया गया कि जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके ज़रिए जो है इसको गिराया गया और उस पर भी सब टेस्ट किए गए हैं। वो सब टेस्ट में जो है लैंडर 3 जो है। सर मैं चाहती हूँ आप तो इस बारे में पास हो बता गया। रहे हैं तो एक और चीज़ आप इसमें ऐड करें और सरल भाषा में कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किस तरह के बदलाव किए गए, क्या मॉडिफिकेशन किए गए सबक लेते हुए। देखिए एक तो लैंडर में जो है एक्स्ट्रा सेंसर्स लगाए गए हैं, पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑपरेटेड थे, अब लेज़र बेस्ड सेंसर्स भी हैं, लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर और लेज़र बेस्ड डॉपलर वेलोसीमीटर। तो ये जो हैं लेज़र बीम के ज़रिए चंद्रमा की ज़मीन की तरफ जो है बीम फेंकते हैं और फिर सिग्नल रिसीव किया जाता है, उसके हिसाब से जो है जो वेलोसिटी है उसको देखा जाता है और क्या ऊंचाई तक हम पहुंचे हैं ये सब देखा जाता है। जी। ये सारा का सारा काम जो है वो ऑटोनोमस मोड में है, यानी कि पहले से जो प्रोग्राम्ड है। इस प्रोग्राम को जो है कल जो नया ऑर्बिट मिलेगा डी बूस्टिंग के बाद, उससे जो है इनिशियल कंडीशंस को एक बार फिर से जो है दुरुस्त किया जाएगा। उसमें जो भी करेक्शंस हैं ट्रेजेक्टरी को लेकर के आगे आने वाले समय में उस सब में जो है जो भी माइनर मॉडिफिकेशंस जो करने की ज़रूरत है वो सब किए जाएंगे, ताकि जो है जो उतार है 23 तारीख को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब हमने उतरना है तो वो सही ढंग से जो है एज प्रिस्क्राइब्ड उतरे। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप किसी पूल में आप जो है आपने जंप लगानी है, हाँ। एक ऊंचाई पर एक रैंप रहता है, हाँ। आपने उससे जो छलांग मारी तो आप एक करोड़ पाथ में आते हैं, तो वो रैंप के एज से जो है आप एक ज्यादा दूरी पर जो है पुल में उतरते हैं। तो ये जो डाउन रेंज इसको हम बोलते हैं, इस मामले में करीब 800 किलोमीटर है कि जब उतार शुरू होती है, जैसा कि राजीव जी ने बताया 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है, उसको जो है 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाना है और फिर गति को काफी हद तक धीमा करना है, आधे किलोमीटर से भी कम प्रति सेकंड। तो ये जो दूरी है ये डाउन रेंज है 800 किलोमीटर का है, उसके अंदर जो है अब ये उतार होनी है। तो यानी हमारा जो गंतव्य है वो उस पॉइंट से जब हम 30 किलोमीटर के पॉइंट से हम उतरते हैं वो करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। दूसरी बात 23 अगस्त को लेकर के ये है कि हम इससे पहले उतरना जरा जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 21 तारीख को वहाँ सूर्योदय है। हाँ। और आप ये देखिए चंद्रमा पर जो सूर्योदय है पूरा सूर्य जो है उगने में 3 घंटे लग जा रहे हैं उस लैटिट्यूड पर। जी। और जब ये 23 अगस्त को जब शाम के समय भारतीय समय अनुसार उतार होगी, उस समय सूर्य का एल्टीट्यूड करीब 8.5 डिग्री होगा, जिसका मतलब ये है कि इतनी ऊंचाई हमें मिलेगी कि अगर कोई आसपास में क्रेटर भी हो तब भी सूर्य की किरणें जो हैं लैंडर और रोवर के ऊपर जो है पड़े और उसकी सोलर पैनल्स काम करें और बिजली के संचार से सभी इक्विपमेंट्स ठीक से काम करें। तो ये आखिरी जो ये क्षण है 30 किलोमीटर से लेकर के 0 किलोमीटर की तक का जो पहुंच और ये जो सफर है ये सबसे कठिन है, प्रोग्राम्ड है, लेकिन फिर जो है उस समय जो है आप ये समझिए कि दिल की धड़कनें किस हालत में होंगी। बिल्कुल। और सिर्फ वैज्ञानिकों की ही नहीं, इसरो की ही नहीं, पूरे देश भर की, हम सब की, क्योंकि देश ने वो मोमेंट पिछली बार भी देखा था जब इसरो के जो चीफ हैं वो भावुक हो गए थे। कितनी मेहनत इसमें लगी होती है, देश की आन बान शान का सवाल होता है। और इसीलिए राजीव जी मेरा सवाल अगला आपसे ये है, एक बतौर एक देश हिंदुस्तान ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों जरूरी है, इसी के साथ ये भी मैं चाहती हूँ आप बताएं। देखिए, जो भी अंतरिक्ष संपन्न देश हैं, जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चीन हो, भारत हो, जापान हो,
चांद के प्रति फिर एक बार रुचि बढ़ी है। अभी अमेरिका का जो आर्टेमिस मिशन प्लान हो रहा है वो सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं है, लंबे समय तक वहां समय गुजारना है और आउटपोस्ट बनाने की तैयारी है। चीन का एक और मिशन तैयार हो रहा है और चीन वहां पर आउटपोस्ट बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो जो भी अंतरिक्ष संपन्न देश हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, और अभी तक जो था वो चांद पर सिर्फ अन्वेषण की बात होती थी कि हम वहां जाएंगे, चांद के बारे में पता लगाएंगे, उसके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। काफी कुछ चांद के बारे में जानकारियां मिल भी चुकी हैं और प्रोफेसर कपूर कई बार उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी देते हैं। लेकिन अब बात हो गई है कि हम अब उसको उपनिवेशीकरण करें, उसका हम कोलोनाइजेशन करें, चांद ही नहीं मंगल तक पहुंचे। तो इसलिए इस दौड़ में भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरा एक हम देखते हैं कि अगर धरती से बाहर कहीं आउटपोस्ट है तो वो है स्पेस स्टेशन। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचना चाहते हैं और चांद पर अगर हम आउटपोस्ट बनाएं तो ये काम और सहज और आसान हो सकता है। हाँ। तो हम स्पेस स्टेशन पर बनाने के बजाय हम ये भी सोच रहे हैं कि हम चांद को ही क्यों नहीं आउटपोस्ट बनाएं। तो इस दौड़ में भारत पीछे नहीं रह सकता और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग का टेक्निक हासिल करें। एक हम स्पेस क्राफ्ट को यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर भेजते हैं और उसको अपने हिसाब से और सही ढंग से बहुत आहिस्ते से वहां पर लैंडिंग कराते हैं। तो इससे जो तकनीक मिलती है ये न सिर्फ स्पेस में ही काम आती है, इसका जमीन पर भी काफी उपयोग होता है जी। तो टेक्निकली हम बहुत समृद्ध होंगे और चांद पर जो दौड़ लगी हुई है, पहुंचने की दौड़ लगी हुई है, उसमें भी हम बने रहें, ये जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे इतनी कम लागत में तैयार किया गया है। कपूर जी, मैं आपसे चाहती हूँ इस बारे में आप बताएं। कहते हैं कि एक बॉलीवुड फिल्म का जो बजट होता है उससे भी कम बजट इसका है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का ये उद्देश्य भी रहा है कि कैसे आप कम बजट में और बाकी संसाधनों के साथ मिलकर इसको तैयार करते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत कौतूहल का विषय है। इसके बारे में भी आप बताइए, इसकी पूरी प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, हम अपनी जिंदगी में जो है फायद की हमको आदत है, हम खाम खा के खर्चे ना करें, यहाँ बचाएं वहाँ बचाएं और फिर भी अच्छे से जीवन बिता सकें, खुश रह सकें, उस प्रकार का जीवन है। तो वही सारी की सारी फिलॉसफी जो है यहाँ भी लागू होती है। अभी जो है, अभी मैं इस पर फिर से आता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बात उठी है। अभी राजीव जी बोल रहे थे कि चंद्रमा पर उपनिवेश की स्थापना, तो मुझे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आ गया, मंजर एक बुलंदी पर उस और फिर बना सकते, अर्श से उधर होता काश की मकाम होता। तो देखिए कि हसरत है कि चंद्रमा की तरफ हम जाएं या जमीन से कहीं दूर जाएं, और ये एक इच्छा जो है उसका सबसे पहला जो है रूप हमारे सामने पेश हो रहा है। और जितने भी अभी तक इसरो के मिशन हैं वो सभी जो है काफी हद तक जो है जिस भी तरीके से बचत की जा सकती है उस तरीके से हुए हैं। यानी कि देखिए, हमारी यात्रा इस बार चंद्रमा की लंबी हुई है, पिछली बार भी लंबी थी। उसकी वजह ये है कि हमारा रॉकेट जो है उस हिसाब से उतना शक्तिशाली नहीं है जैसे कि नासा के हैं या रॉसकॉस्मॉस के हैं। लेकिन हमने एक बड़ी सरल घटना का इस्तेमाल किया, तो वह स्लिंग शॉट मेथड। यानी हम पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए जो है हम चंद्रमा की तरफ बढ़ गए। तो ये ठीक है कि ल्यूना 25 जो है सर, आपने जिक्र किया कि नासा के रॉकेट से, या आपने जो कंपैरिजन किया अभी कि आपने बताया कि हमारा रॉकेट उतना शक्तिशाली नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है इसलिए, या फिर बजट की? नहीं, बजट को लेकर के तो जो है मैं एक बात मानता हूँ कि हमेशा जो है इसरो ने जितना मांगा है भारत सरकार ने हमेशा उसको दिया है। दूसरी बात यह है कि देखो, टेक्नोलॉजी को लेकर के एक शक्तिशाली रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया और तब हम PSLV से GSLV की तरफ बढ़े। वो टेक्नोलॉजी करीब 15 साल में हमने हासिल की। सैंक्शंस के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने मिलकर जो है उसको विकसित किया और जनवरी 2014 में GSLV Mark 3 का जो सफल प्रक्षेपण था उसने साफ दुनिया को बता दिया कि हमने वो चीज़ हासिल कर ली है। अब काफ़ी सारे इसकी उड़ानें हो चुकी हैं। अब अगला जो चरण है हमारा न्यूक्लियर पावर जो है स्पेसक्राफ्ट होगा, तो इसरो उस दिशा में भी जो है कदम बढ़ा रहे हैं।
तो वो हम उस मुकाम पर ही पहुंचेंगे तब जब हमारे रॉकेट्स ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तब हमको इतना लंबा समय किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन में नहीं देना होगा। जी, और इसी बात की उम्मीद इस वक्त सब कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख का इंतजार हर किसी को है, देश के हर नागरिक को है। क्योंकि हम जब चांद की बातें करते हैं राजीव जी, तो चांद कई तरह से हम उसका उल्लेख करते हैं। जब माँ चांद का उल्लेख करती है बच्चे से, तो चंदा मामा कहती है, और प्रेम के प्रतीक के तौर पर भी चांद को देखा जाता है। चांद के इर्द गिर्द कितनी कहानियाँ, कितने शेर हैं, कितने किस्से हैं, कितनी तस्वीरें हैं, लेकिन असल में चांद जो है वो वैसा नहीं जैसा दिखता है, उसकी सतह वैसी नहीं जैसी वो दिखती है। तो किस तरह का, जो हम जब सतह की बात करते हैं, वो एक फेवरेबल कंडीशन होती है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। देखिए, दो बातें पहले कहना चाहूँगा। जब दुनिया के दूसरे देश, अमेरिका चांद पर पहुंच चुका था, तब उसके बाद इसरो का गठन हुआ है, और उसके बाद 50 साल में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जब अंतरिक्ष संपन्न जो शक्तिशाली देश हैं, और हम भी अब अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर हैं। तो आज वो बिना भारत के कोई मिशन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा मिशन अगर शुरू करना चाहते हैं, तो भारत इस पोजीशन में आया है कि उनकी बराबरी में आंख मिलाकर बात कर रहा है। ये कब हुआ? जब वो चांद पर पहुंच गए, उसके बाद हमारे इसरो का गठन हुआ। तो एक न एक दिन हम भी NGL बना रहे हैं, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो रहा है। तो हमारे पास भी वो ताकत होगी, जब हम सीधा TLI करेंगे, ट्रांस लूनर इंजेक्शन करेंगे, हमारे पास वैसे रॉकेट होंगे जी। जहाँ तक चांद के सरफेस की बात आप कह रही हैं, तो माधवन नायर के बारे में कहा जाता है कि जब वो बचपन में थे, तो चांद पर उन्हीं गड्ढों को देख करके उनके मन में एक कौतूहल पैदा हुआ कि आखिर इतने खूबसूरत चांद पे ये दाग कैसे हैं, धब्बे कैसे हैं। तो आज तो गूगल का ज़माना है, कुछ भी आप सर्च कर लीजिए, कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उस समय एक बालक माधवन नायर ने चांद पर धब्बों को देखा, और उसके बाद उन्होंने उनके वैज्ञानिक बनने की ठानी। और जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, तो पानी की खोज की, और उस समय वो इसरो के चेयरमैन थे। तो ये जो गड्ढे हैं, ये जो जो चंद्रमा का जो सरफेस है, असमतल है, वो निश्चित रूप से चैलेंजिंग है। और जैसा कि प्रोफेसर कपूर कई बार हमें बताए भी हैं कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट नहीं है, सीधे उनका प्रस्तर गिरते हैं और वो गड्ढे बनते चले जाते हैं, और इस चलते वहाँ पे काफी गड्ढे भरे पड़े हैं जी। तो ये काफी चैलेंजिंग है, और ये तय करना है कि वो कौन सा स्पॉट है जहाँ पर ये गड्ढे नहीं रहेंगे, ये बोल्डर नहीं रहेंगे, ये चट्टान नहीं रहेंगे। तो हमारा ऑर्बिटर काफी पिछले 3-4 सालों से लगातार चक्कर लगा रहा है, और उस स्थल का मुआयना लगातार कर रहा है, जहाँ पे वो सरफेस हमको प्लेन मिलेगा, जहाँ हम लैंड कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग है, लेकिन हमारे तकनीक और हमारी जो तैयारियां हैं वो भी कम नहीं है। और जो हमने सिमुलेशन किए हैं, जो परीक्षण किए हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट लगाए हैं, उससे हमारा भरोसा बढ़ा है कि इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे जी। RC कपूर जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चांद का अपना एक कल्चर तो है ही। चांद पे भले ही पेड़ पौधे ना हो, वहां पर हमें ऑक्सीजन लेकर जानी पड़ती है, लेकिन भूकंप तो चांद पर भी आता है। तो क्या ये एक हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है? क्या इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से मिल जाती है, लैंडिंग से पहले, या फिर जो हमारा अभी जो लैंडर है वो इन्हीं चीज़ों को भांपता है कि किस तरह के वहाँ पर अभी इफेक्ट्स हैं, या फिर किस तरह के सिचुएशन है एक्चुअली, अगर मैं इसे टेक्निकली कहूँ तो? इसका जवाब जो है आपके सवाल के अंदर ही छुपा है, क्योंकि लैंडर के ऊपर एक भूकंप मापी यंत्र है, इल्साट जी, और उसके जरिए जो है चंद्रमा पर जो कंपन आते हैं उसके गर्भ से, तो उनके मापन के लिए जो है ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सक्षम है। और हम शब्द भूकंप इस्तेमाल करते हैं, जो कि पृथ्वी के लिहाज से है, लेकिन फिर भी जो है समझाने के लिहाज से इस शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन इस प्रकार की नहीं है कि ज़मीन फट जाए और वो जो कोई चीज़ वहाँ पर खड़ी है तो वो झुकाव में आ जाए या गिरा जाए, या ऐसा कुछ नहीं है। उस प्रकार के तो कंपन नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सुदूर भूतकाल में ऐसा रहा होगा, क्योंकि अब काफ़ी कुछ ठंडक हो गई है, और चंद्रमा मोर और लेस एक स्टेबल सा है, लेकिन पिछले कई मिलियन ईयर्स में थोड़ा सिकुड़ा भी है। तो आप समझिए कि जैसे
अंगूर का दाना है, तो कुछ समय बाद जैसे सिकुड़ जाता है तो हल्की सी झुर्रियाँ आती हैं उसके ऊपर। चंद्रमा पर भी कुछ उस प्रकार की झुर्रियाँ हैं, उनका भी अध्ययन होना है, लेकिन वो तस्वीरों के माध्यम से होगा, और या फिर लैंडर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को देने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से यही है, मैं चाहती हूँ इसी सवाल पर आप दोनों अपनी अपनी बात रखें। सर, ये जो आखिरी स्टेज है ये बहुत एक तरह से क्रूशल भी है और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली भी है। इस आखिरी स्टेज के क्या चैलेंजेस है, एक बार और संक्षेप में अगर आप बता पाएं सरलता से। तो राजीव जी बोले, क्योंकि उन्होंने वो विस्तार से जो बताई थी बात, वो एक बार थोड़ा सा फिर से संक्षेप में दोहरा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी राजीव जी। देखिए, काफी चैलेंजिंग है। एक T20 मैच का आखिरी ओवर कह सकते हैं, और इसमें 30 रन बनाना है, 5 छक्के या 4 चौके और 2 रन लेना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है। 3 पड़ाव हैं, और तीनों पड़ाव में जो लैंडर है उसको एडजेक्ट, जिस तरह के एल्गोरिदम, जिस तरह के सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, जो उसमें इंटेलिजेंस दिया गया है, एकदम एडजेक्ट उसको फॉलो करना है जी। यही एक खुशी की बात है कि इस बार एरर का मार्जिन काफी रखा गया है, और काफी उसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जिससे एक डॉपलर वेलोसिटी मीटर नामक एक सेंसर लगाया गया है, जो कि लैंडर का आंख कह सकते हैं, लैंडर की आई कह सकते हैं। तो ये तमाम तैयारियां हैं, लेकिन आखिरी जो 15 मिनट का जो समय होगा, जो 30 किलोमीटर से जीरो तक का सफर, वो 15-16 मिनट का जो समय है वो बहुत ही निर्णायक क्षण होगा। कहीं भी चूक की गुंजाइश अंतरिक्ष में नहीं होती है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, या वहाँ पे जिस तरह यहाँ से यान को कंट्रोल करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक रहेंगी। वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक बार जब वो सिस्टम अपलोड कर देंगे, तमाम जो प्रोग्रामिंग है वो कर देंगे, एक बार अपलोड कर देंगे 15 मिनट पहले लगभग, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ लैंडर को करना है। लगभग 5 सेकंड का जो कम्युनिकेशन गैप रहेगा चंद्रयान 3 के साथ, लैंडर विक्रम के साथ। तो हमको इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बस यही दुआ करना है कि तमाम प्रणालियां सही ढंग से काम करें और हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। इसी को लेकर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। इसकी लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक तो बकायदा एक रेप्लिका लेकर पहुंचे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वी ऑल शुड क्रॉस आवर फिंगर्स, और उस दिन का इंतजार हमें करना चाहिए कि जिस वक्त इसकी सक्सेस का जश्न पूरा देश मना रहा होगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर से हिंदुस्तान का डंका बजेगा।